वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और वो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहले मैंने जो हेडिंग डाली थी जब चैप्टर चालू किया था तो बताया था कि एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक आपको मैंने डबल सॉल्ट का नाम बोला था और एक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम पूछा था। तो सेकंड ग्रेड 2018 में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपको पता है KCl MgCl2.6H2O, इसको हमने कार्नेलाइट कहा था और मैंने कहा था ये डबल सॉल्ट है। याद करें ये फेरस अमोनियम सल्फेट है, FeSO4 NH4 ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट है जिसको हमने मोहर सॉल्ट कहा था। तीसरा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O है जिसे आप सबको पता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं, जिसे आप सब पोटास एलम कहते हो, इसीलिए सबको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 4 गया कि चौथा इनमें से क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनमें से चौथा है। देखते ही समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस आपको कि इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला का 4th आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपसे सेकंड ग्रेड 2018 में इजी सा क्वेश्चन पूछा, इनमें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है। मैंने आपको कहा दो तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, एक होमोलेप्टिक और एक हेट्रोलेप्टिक। अगर आपको दिखे कि लिगेंड सिर्फ एक ही प्रकार के हैं, जैसे यहाँ 4 साइनो 4 क्लोरो 6 एमीन, अगर लिगेंड एक ही प्रकार के होते हैं तब उस कॉम्प्लेक्स को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अगर आपको लगे कि लिगेंड एक से ज़्यादा प्रकार के हैं, जैसे यहाँ एमीन है यहाँ क्लोरो है, एक से अधिक प्रकार के हैं, तो आप सबको पता है उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपसे पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में, इनमें होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, RPSC फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया, इनमें से बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है। याद करेंगे ये जो मेथिल साइनाइड है इसके अंदर तो केवल डोनर नाइट्रोजन है, मैंने इसको मोनोडेंटेड लिगेंड कहा था। याद करेंगे मेथिल एमीन में सिर्फ डोनर नाइट्रोजन है, हमने इसको मोनोडेंटेड लिगेंड कहा था। ब्रोमो मोनोडेंटेड लिगेंड है। और आप सबको पता है कि जो C2O4-2 का मतलब ऑक्सिलेटो आयन है, सबको पता है ऑक्सिलेटो एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सिलेटो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। हमें पता है इस ऑक्सिलेटो में हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना रहता है, -1 रहता है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि C2O4-2 कुल मिलाकर जो चार्ज है वो -2 और ये बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सिलेटो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऐसा कौन है जो लिगेंड के रूप में काम नहीं कर सकता। UPSC के अंदर पूछा गया, तो लिगेंड के रूप में वही काम नहीं कर सकता जिसके ऊपर लॉन पेयर ना हो। आपको पता है एमीन लिगेंड का काम करता है, एमिडो लिगेंड का काम करता है, लेकिन अमोनियम आयन लिगेंड का काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक भी लॉन पेयर नहीं है। लिगेंड का काम ही वो करता है जिसके पास लॉन पेयर होते हैं। अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर आप सबको पता होता है कि जो नाइट्रोजन है इसकी बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब एक चला गया तो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिए। दिख रहा होगा कि जो अमोनियम आयन है इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉन पेयर नहीं है, यही कारण है कि जो अमोनियम आयन है वो लिगेंड का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस के अनुसार लिगेंड्स होते हैं। हमने पहले ही बात कर ली, लुईस ये कहता है कि लिगेंड्स लुईस बेस हैं और जो आपके धातु आयन हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। सबको पता है लिगेंड लॉन पेयर डोनेट करते हैं और जो लॉन पेयर डोनेट करता है वो सब आपको पता है बेसिक इन क्या होते हैं, नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक टिक रहेगा इसमें, कोई बात नहीं। इनमें से न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है, उदासीन। तो आप सबको पता है C2O4-2 ऑक्सिलेटो है। सबको पता है OH- को हाइड्रोक्सो कहते हैं। सबको पता है Cl- को क्लोरो कहते हैं। और सबको पता है एमीन आपका क्या है, उदासीन एक दंती लिगेंड है। इसीलिए इसका आंसर 4 गया। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में हाल में पूछा गया। सब क्वेश्चंस आपसे हो रहे होंगे। इनमें से एम्बिडेंट लिगेंड कौन सा है। हमें पता है इसको हाइड्रोक्सो कहते हैं, इसको क्लोरो कहते हैं
इसको याद करेंगे, ट्राई मिथाइल फास्फीन हमने कहा था। एम्बिडेंट लिगेंड के मैंने 4 एग्जाम्पल आपको बताए थे। एक आपको याद करना है साइनो आइसोसाइनो, याद आया होगा। एक आपको मैंने याद कराया था थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो, याद आया होगा। एक मैंने आपको याद कराया था नाइट्रो और एक मैंने याद कराया था नाइट्रो नाइट्राइटो, याद आया होगा। और एक मैंने आपको कराया था साइनेटो और आइसोसाइनेटो। उम्मीद करता हूं सबको याद आ गया होगा, याद आ गया होगा ना? नहीं बताए थे ना 2 CNO और NCO, ये बताए थे ना, CNO, हाँ CNO माइनस और NCO, याद करो, साइनेटो आइसोसाइनेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन एक किलेटिंग लिगेंड है और यह धातु आयनों के साथ एक किलेट बनाता है। और डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, नाम से ही पता चल रहा है ट्राइएमीन, इसका मतलब इसमें 3 एमीन है। 3 एमीन में 3 लॉन पेयर होंगे हर एमीन्स के पास। तो डाइइथाइलिन ट्राइएमीन आपको पता है किसका काम करेगा? ट्राइडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। याद करें, हमने कहा था 2 तो एथिलीन बना लो, याद आ रहा होगा। एक एथिलीन ये रहा, एक एथिलीन ये रहा। उम्मीद करता हूं सबको याद आ गया होगा। डाइएथिलीन आपका जो ट्राइएमीन है वो किसका काम करेगा? वो एक ट्राइडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। 110 फेनेंथ्रोलिन क्या है? याद करेंगे 110 फेनेंथ्रोलिन। आ गया होगा याद सबके? 110 फेनेंथ्रोलिन। 110 फेनेंथ्रोलिन याद करें कैसा लिगेंड हमने बात की थी? 110 फेनेंथ्रोलिन याद की थी, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 में पूछा गया, जो टोलेन अभिकर्मक है उसके अंदर एक्टिव स्पीसीज कौन सी होती है? तो जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर बताया था तब आपको बताया था ये जो डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन है ये आपके टॉलेंस रिएजेंट के अंदर यही एक्टिव स्पीसीज होती है। ठीक है, डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन ये टॉलेंस रिएजेंट के अंदर एक्टिव स्पीसीज होती है। आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन में अंतर करने के काम टॉलेन रिएजेंट काम आता है, तो उसके अंदर डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आपकी टॉलेंस रिएजेंट की एक्टिव स्पीसीज होती है। इस साल आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2022, जो फर्स्ट ग्रेड 2022 कि इसमें से नेशनल रिएजेंट में कौन सी एक्टिव स्पीसीज होती है? तो हमने पढ़ा था, मैंने कहा था K2HgI4। K2HgI4 इससे जो मुझे कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है वो आपका नेशनल रिएजेंट के अंदर एक्टिव आयन होता है। तो HgI4-2 HgI4-2 ये वाला जो आयन है ये आपका नेशनल रिएजेंट होता है। और नेशनल रिएजेंट का उपयोग अमोनिया है, अमोनियम आयंस है, इनका आइडेंटिफिकेशन करने में काम आता है। तो समझ में आ गया होगा नेशनल रिएजेंट में एक्टिव आयन कौन सा है? HgI4-2। उम्मीद करता हूं बिल्कुल सबको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड बेटा, गुड। फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा, सिंपल सा यूपीएससी नेम, K2ZnOH4 का यूपीएससी नेम बनाना है तो आप इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। ये इधर जाएगा पोटेशियम, ये इधर आएगा ZnOH4-2। समझ में आ गया होगा? यहां X -4 बराबर -2, X बराबर +2, यानी जिंक पर +2 चार्ज आएगा। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव वाला है तो पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में इस साल पूछा गया, सेकंड ग्रेड 2022 में, ये कि ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट है। मुझे उल्टा पूछा गया कि मुझे इससे फॉर्मूला बनाना था कि ये मुझे डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम दे दिया और कहा ये आईयूपीएसी नेम किस संकुल यौगिक का होगा।
तो मैंने कहा आपका तरीका क्या होगा, कोबाल्ट पर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर 3 सेट करना है। कोबाल्ट के साथ यहाँ 3 एथेन 1,2 डाइएमीन है, ये सेट कर लिया, और मुझे कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना सेट करना है, +3। वो +3 ही करना पड़ेगा क्योंकि 3 लिखा हुआ है। अब आप सबको पता है SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। ठीक है, फिर मैंने कहा इनको आपस में क्या कर लो, वज्रना, यानी SO4 का तो होल थ्राइस हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा आंसर सेकंड। अरे समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में? ये कैसे आया बेटा? इसके ऊपर मुझे कोबाल्ट के ऊपर 3 सेट करना, लिखा है ना 3 सेट करो। अब आपको पता ही है तो 0 है, तो ऑटोमेटिक +3 यहीं सेट करना पड़ेगा। SO4 पे -2 है, और मान लो ऐसे भी नहीं हो तो फिर वैसे भी सोच सकते थे। कैसे सोचते? सबके टुकड़े कर करके देखते, जिसका UPSC नेम ये हो जाता वही इसका आंसर हो जाता। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि AgNO3 का आधिक्य एक ऐसे विलयन में मिलाया जाए जिसमें COCl3.4NH3 का 1 मोल उपस्थित है, तो AgCl के कितने मोल अवक्षेपित होंगे? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है COCl3.4NH3। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखते ही पता चल रहा है यहाँ कोबाल्ट +3 फॉर्म में है, और कोबाल्ट +3 जब फॉर्म में होता है तो आप सबको पता है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है 6। वो आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? कोबाल्ट के साथ अंदर क्या फंसाओगे, 4 तो लोगे एमीन, 2 लोगे Cl, और बाहर क्या रहेगा, 1 Cl रहेगा। अब ये कहता है इस संकुल के अंदर हम क्या करते हैं, AgNO3 आधिक्य में डालते हैं, तो वो पूछता है कि आपको कितने AgCl का अवक्षेप मिलेगा। तो सिर्फ आपको एक ही क्लोराइड आयन मिलेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आयनीकृत होता ही नहीं, अंदर वाला पार्ट तो सिर्फ आपको कितना क्लोराइड आयन मिलेगा, एक मोल क्लोराइड आयन 1 मोल AgNO3 के साथ रिएक्शन करके कितने मोल AgCl के देगा, 1 मोल AgCl के देगा। उम्मीद करता हूँ वेरी गुड बेटा, सबके समझ में आ रहा होगा। जलीय विलयन में 1 मोल COCl3.4NH3 है, वही क्वेश्चन वापस सेकंड ग्रेड 2016 में रिपीट होता है। COCl3.4NH3 है, AgNO3 जब मैं डालता हूं तो मुझे AgCl का 1 मोल ही मिलता है। अब बताओ यहाँ इस धातु आयन की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? तो वैसे ही आपको पता है कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, कितनी होती है, 6 होती है, फिक्स है। वैसे भी सोच सकते हो कोबाल्ट के साथ मैं अंदर क्या फिट कर दूंगा, 4 तो एमीन अंदर फिट कर दूंगा, 2 क्या फिट कर दूंगा, Cl, और बाहर 1 ही Cl रहेगा। अब वो ये कहता है कि इसका जो 1 मोल है, इसमें जब मैं AgNO3 डालता हूं तो मुझे 1 मोल ही AgCl मिलता है। अब बताओ यहाँ धातु आयन की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2018, 1 मोल। अब देखो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट, CONH3 है और Cl दे रखा है। अगर मैं इसके अंदर AgNO3 आधिक्य में डालूं तो बोलो मुझे AgCl के कितने मोल मिलेंगे, 1 ही मोल मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ ये इसके अंदर ये वाला पार्ट तो आपको पता है, ये वाला पार्ट तो आपका अनायनित है, ये वाला पार्ट आपको पता है आयनित है, तो 1 मोल AgCl का मिलेगा जब वो लिगैंड का काम करता है। अब ये RPSC फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया हाल में, निम्नलिखित कॉम्प्लेक्सेस में सबकी कंसंट्रेशन बराबर है, यानी ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो AgCl का सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट आपको किससे मिलेगा? तो देखो इससे तो 3 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे, इससे 1 भी नहीं मिलेगा, इससे 2 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे, इससे 1 मोल क्लोराइड मिलेगा, तो बोलो AgCl का अवक्षेप सबसे ज्यादा किससे मिलेगा, फर्स्ट से मिलेगा। अब बताओ कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताओ। फर्स्ट ग्रेड 2022 के दोनों क्वेश्चन आपने देख लिए, 6 क्वेश्चन आए थे। जब तक ये चैप्टर चलेगा 6 की 6 में आप लोग को लगेगा कुछ भी नहीं था। ओके, नहीं नॉर्मल आता है, कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन, जब मैंने बताया था कि आपको कॉम्प्लेक्स निर्माण करना है, संकुल यौगिक करना है, मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के जो धातु आयन होते हैं वो आसानी से संकुल यौगिक बना लेते हैं। उसका रीज़न बताया था, पहली बात तो बताया था इस धातु आयन का छोटा आकार, दूसरा बताया था इस धातु आयन पर आवेश घनत्व उच्च होता है, तीसरा बताया था ये लुईस अम्ल है इसीलिए इसमें रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने चाहिए,
तो उसने पूछा कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए कौन सी दशा जरूरी नहीं है? धातु आयन का छोटा आकार होना चाहिए, इस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये लिगेंड को खींचे, अट्रैक्ट करे, एनर्जी रिलीज हो, संकुल को स्टेबिलिटी मिले। वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए क्योंकि लिगेंड तो लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, तो खाली कक्षक तो होने ही चाहिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ कोई यूज़ नहीं होता, हाँ कैटेलिस्ट के अंदर इस वाली चीज़ का यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आया होगा। हाँ, 2 किसने लगा दिया? ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें अमोनिया के तो 5 अणु हैं, एक उसमें नाइट्रो समूह है और 2 क्लोरीन परमाणु है। यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें 5 तो अमोनिया हो, 1 नाइट्रो हो और 2 क्लोरीन हो। इसका 1 मोल अगर मैं लूं, इसका अगर मैं 1 मोल लूं तो वो जलीय विलयन में मुझे कितने आयन दे? 3 आयन दे। अगर हम इस जटिल की AgNO3 से रिएक्शन कराएं तो मुझे AgCl के कितने अवक्षेप मिलने चाहिए? 2। समझ में आ रही बात? ये कहता है कि आपको एक कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, कोबाल्ट +3। अब आप सबको पता है कि जो कोबाल्ट +3 है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी मुझे 6 सेट करनी है। 5 तो मैंने अमोनिया लगा दिया, 1 मैंने नाइट्रो लगा दिया और बाहर मैंने फिट कर दिए 2 Cl। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि अगर मैं AgNO3 डालूं तो मुझे AgCl के 2 मोल मिलने चाहिए, तो इसका मतलब बाहर कितने Cl हैं? 2। 5 एमीन अंदर है, नाइट्रो अंदर है। एमीन एक दंती है, नाइट्रो भी एक दंती है। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है ऐसा? 3rd वाला। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सबके। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पेंटाक्लोरिडो नाइट्रिडो ऑस्मेट 5th, मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है। सोडियम, अब आपको पता है सोडियम तो Na+ है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मुझे सोडियम तो सरल आयन है, अब मुझे बनाना है ऑस्मेट, ऑस्मियम। पेंटाक्लोरो 5 क्लोरीन, नाइट्रिडो N। अब मुझे ये सोचना है कि इस ऑस्मियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना सेट करना है? 5। कह रहा है ना 5th सेट करो। अब आपको पता है 3 Cl पर चार्ज तो हो गया -3, -5, 1 Cl पर -1 तो 5 Cl पर -5। नाइट्रिडो पर मैं पहले ही बता चुका -3। समझ में आ रहा है? अब खुद सोचो कि इस जटिल आयन के ऊपर क्या चार्ज आएगा। तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर अगर मैं -3 लगा दूं तो उस वाली स्थिति में देखो ये ऑस्मियम +5 हो जाएगा। देखो वापस सुनो, सोडियम ये तो Na+ हो गया। अब आप इसको देखो, पेंटाक्लोरो नाइट्रिडो ऑस्मेट, तो ऑस्मियम पेंटाक्लोरो नाइट्रिडो N-3 होता है नाइट्रिडो। अब आपको पता है ये -5 और -3 ये -8 है, तो इस समय तो ऑस्मियम पर +8 आ रहा है। +8 थोड़ी चाहिए, वो कह रहा है 5 चाहिए, तो इसका मतलब ये तो धनायन है, तो ये जटिल ऋणायन है। अब मैंने अगर -3 लगा दिया तो आप देख लो x -5 -3 बराबर -3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर +5 आया नहीं आया? यही तो मैं चाहता हूँ। अब इसको वजगुणा कर दो, इसका मतलब Na तो 3 होना चाहिए और OHCl5N 1 होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। अरे बेटा समझ में आया या नहीं आया? आ गया तो एक बार थंब मारे, जिससे मुझे भी लगे कि आप लोगों के समझ में आया। इस वाली स्थिति में फिर ऐसे करना पड़ेगा। 1 2 3 और 4 और भी हैं बेटा। प्रियंका बेटा समझ में नहीं आया बेटा? अरे बेटा अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनेट सेकेंड।
अब देखिए यहां थोड़ा सा क्या देखना है आपको ये देखना है कि कौन सी स्ट्रक्चर इनमें से सही है। देखो सोडियम सब जगह एक एक लगा हुआ है, सरल धनायन है और जटिल ऋणायन है। प्लेटिनेट सेकंड का मतलब प्लेटिनियम पर ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड है और Pt+2 की समन्वयी संख्या 4 होती है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहां सर क्वेश्चन क्या है, यहां ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जब आप बोलते हो तब तो नियम ये होता है कि हम इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि पहले हम एमीन को बोल रहे हैं, फिर हम ब्रोमो को बोल रहे हैं, फिर हम क्लोरो को बोल रहे हैं, फिर हम नाइट्रो को बोल रहे हैं। ऐसा ही तो किया हमने भाई, इसका नाम तो बोल दिया सोडियम, और इनका जब हमने लिगेंड्स का जब हमने नाम बोला तो हमने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बोला एमीन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लेटिनेट सेकंड। समझ में आ गया? लेकिन लिखते समय ध्यान रखना है, बोलते समय तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब वो आपसे पूछने लग जाए, आपको लग रहा है ये सारी चीजें एक जैसी हैं, क्या अंतर है? लिगेंड को लिखने का तरीके में अंतर। सब में चारों चीजें, चारों एक ही जैसे हैं, देखो ध्यान से, बस लिगेंड्स को लिखने के अंतर में तरीका है, अंतर है। लिगेंड को पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है। हाँ, बोलते समय पक्की बात है आप अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगाओगे, लेकिन लिगेंड को जब लिखने की बात आ जाए तो सबसे पहले ऋणायनिक लिगेंड्स को लिखा जाता है। अब इसमें ऋणायनिक कौन कौन से हैं? ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो। उदासीन लिगेंड को बाद में लिखा जाता है, यानी एमीन को बाद में लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गया? अब ये जो मेरे पास 3 लिगेंड बच गए, ये तीनों एनायनिक है, तीनों ऋणायनिक है, यानी जब लिगेंड्स को, वो बात अलग है अपन कैसे भी लिख देते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप ऋणायनिक लिगेंड को लिखिए, फिर आप उसके बाद धनायनिक लिगेंड को लिखिए, और फिर आप उदासीन लिगेंड को बाद में लिखिए जब लिखने के क्रम की बात है। हाँ, लिखना है IUPAC जैसे जैसे लिखते हैं ना, तो रियल में ऐसे ही लिखना होगा कि पहले आपको ऋणायनिक लिगेंड को लिखना है, यानी पहले ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो को लिखना है, एमीन बाद में ही आना है। अब ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो में फिर आप इंग्लिश अल्फाबेट लगाओ कि पहले हम ब्रोमो को लिख लेंगे, फिर क्लोरो को लिख लेंगे, फिर हम नाइट्रो को लिख लेंगे, क्योंकि ब्रोमो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है, नाइट्रो बाद में। वॉइस नहीं आ रही? हेलो हेलो, एक मिनट, हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या बेटा? हेलो, एक मिनट बताएं बेटा, अब आ रही है क्या वॉइस? हेलो, आ रही है? अच्छा, आपके पास आ रही है, औरों के पास नहीं आ रही बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, एक बार वापस बता देता हूं बेटा, इसी क्वेश्चन में है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है, देखें ये क्वेश्चन ये कहता है, देखो सुनो मेरी बात, लास्ट क्वेश्चन में ये ना, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देख लें आप सब। लास्ट क्वेश्चन में ये है, ठीक है, जब मैं लिखता हूं तो मैं इन चीजों को ध्यान नहीं रखता, लेकिन स्पेसिफाई जब ऐसा क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं अब तो मुझे ध्यान रखना ही है, तो लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो हमारे ऋणायनिक लिगेंड्स होते हैं उनको सबसे पहले लिखा जाता है। जब ऐसे लिखना हो, बोलते समय तो क्लियर बात है आप अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगाओगे, ब्रोमो को पहले, मतलब एमीन को पहले, ब्रोमो को, क्लोरो को और नाइट्रो को। लेकिन जब आपको कहे ऐसे उल्टा लिखना है, ऐसे, और फिर इनमें से चूज करना पड़े क्योंकि सारे एक जैसे लग रहे हैं, तो उस समय सबसे पहले हमेशा ऋणायनिक लिगेंड्स को लिखा जाता है, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो। फिर धनायनिक हो उसको उदासीन बाद में आते हैं। फिर इसमें हमने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देख लिया, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। आ गया तो बता दें, नहीं तो फिर कल अपन इसको वापस रिपीट कर देंगे। आ गया होगा मेरे समझ में, मेरे हिसाब से। यहां जस्ट उल्टी बात कर दी इसने, सारे एक जैसे, सब में एक जैसा है, एमीन भी है, ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है, नाइट्रो भी है। अब हमसे वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप इस तरह से करते हैं तो लिखते समय, यानी ऐसा देकर आपको लिखना पड़े और वो कहे आप इसको एक्यूरेट सीक्वेंस में लिखिए, तो फिर उस स्थिति में हमेशा ऋणायनिक लिगेंड को पहले, फिर हम किसको लिखते हैं, धनायनिक को बाद में, और उदासीन को लास्ट में। इसीलिए इसमें एमीन लास्ट में लिखा गया है।
बोलने की बात आएगी तो एमीन को पहले बोलेंगे, एमीन को पहले बोलेंगे क्योंकि हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगा देंगे। लेकिन लिखने की बात आ रही है तो पहले हमेशा ऋणायनिक लिगेंड्स को और बाद में उदासीन को लिखते हैं। उम्मीद करता हूं आपके आज के किस क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे क्या है, अपन 3-4 राउंड लेंगे इनके, तो 3-4 राउंड में 100-125 क्वेश्चन मैं कराऊंगा कोऑर्डिनेशन के, और आपके अच्छे से हो जाएगा, है बेटा। हाँ हाँ, ये बेटा ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? सीधी सी बात है, जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हो जिसमें आयनन क्षेत्र और समन्वयी क्षेत्र हो वो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ठीक है, थैंक यू बेटा आज।